Okay, good afternoon to all of you. देखो, yesterday I tried my best, but due to some reason, I was not able to give you a lecture because I was in my driving. Even I tried my best because in Gujarati medium, I did shoot my lecture in four wheel during my traveling. Is it clear? Okay. But today, the chapter number 19, we are going to complete, and it is about the nephron. Clear? So the nephron, and even we study that function of tubule. एंड लास्ट पॉइंट जो आज का है कि जिसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, राइट? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कि ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे निकलता है. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं. पहले तो हमने देखा था, वो सब रिपीट करेंगे फटाफट में, क्योंकि कल एक दो स्टूडेंट का मैसेज भी था कि सर जब नेक्स्ट टॉपिक लो तो प्रीवियस वाला रिपीट कर देना. ओके, सो वी विल रिपीट. ओके, तो ये जो पीसीटी है और ये क्या है, हैंडलेस डिसेंडिंग लूप, और ये वाइड रीजन था, ये शॉर्ट रीजन हो गया. आराम से जाओ. ये हैंडलेस असेंडिंग लूप है, ये डिसेंडिंग लूप, सॉरी ascending, then DCT, then this is collecting tube. Now this is the vasa, this is the afferent, then glomerulus, then efferent, this is peritubular duct, and one of the fine branch of this peritubular duct is called a vasa rectum. How? You can see in this zigzag line, this is the vasa rectum. हमने जितना भी देखा है वो आज रिपीट करने वाले हैं और स्टडी यहाँ पे करेंगे. शायद किसी का कॉल आए तो आपको सुनाई नहीं देगा, बट क्लियर हो जाएगा. ये किडनी होती है, उसमें एक नेफ्रॉन होता है? नहीं, इससे कई सारे नेफ्रॉन होते हैं. और वो सेपरेटेड होते हैं? नहीं, वो काफी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं. और इसलिए यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन में ड्रॉ कर रहा हूं. दूसरे नेफ्रॉन की जस्ट हाईलाइट ड्रॉ कर रहा हूं. बाउमैन कैप्सूल, देन पीसीटी, हैंडलेस डूब, हैंडलेस डिसेंडिंग लूप, देन हैंडलेस ascending loop, then DCT, distal convoluted, then this is the collecting duct. Now focus. This is afferent, glomerulus, and आज लास्ट डे. हाँ, ये टॉपिक का, ये चैप्टर का लास्ट डे, तो प्लीज बेस्ट से बेस्ट फोकस करने का ट्राई करो, प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट. दिस इज पेरिट्यूबुलर, this is peritubular, okay. Now listen, now listen. ये यहां से क्या होगा? U-shaped vasa rectum, U-shaped vasa rectum. Likewise, this all nephron are connected with each other. Now, again, we will start with the point which is called a urine formation. यूरिन फॉर्मेशन में हमने देखा था पहला पॉइंट कि GFR क्या है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट. एक्चुअल आज का टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. बट डायरेक्ट वो देखेंगे तो नहीं मजा आएगा. सो GFR, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट.
कितना होता है 125 ml पर मिनट, GFR है। उसके ऊपर से हमने देखा था 180 लीटर GFR पर डे। उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहां से यूरिन है वो कितना निकलता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 180 में से 1.5 लीटर पर डे निकल रहा है, यानी एक्सक्रीशन हो रहा है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि जस्ट 1% यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। दैट मीन्स 99% राइट विल बी एब्सॉर्ब्ड या फिर रीएब्सॉर्ब्ड। 99% will be reabsorbed, otherwise absorbed from nephron. Is it clear? तो ये आपको याद रखना है कि 99% तो एब्सॉर्ब हो जाएगा। कहां से एब्सॉर्ब हुआ था वो आपको पता है ऑलरेडी, यू नो दैट राइट। कैसे हुआ था याद करो, जितने भी सब्सटेंस थे उसमें से यूरिया यहां से निकल गया था, यूरिया, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट। बट जो ग्लूकोज है उसका एक्टिव डिफ्यूजन हुआ था, Na+ का एक्टिव डिफ्यूजन हुआ था। उसके बाद एमाइनो एसिड का भी एक्टिव डिफ्यूजन हुआ था। और किसी का रीअब्सॉर्प्शन हुआ था, यस ऑब्वियसली, किसका, विटामिन, राइट। देन किसका, NaCl, राइट। देन रीअब्सॉर्प्शन और किसका हुआ था, HCO3-, बिकॉज NaHCO3 बोलो, अदरवाइज HCO3 बोलो, चलेगा, यस चलेगा। तो HCO3- का रीअब्सॉर्प्शन हुआ था। और मेन क्या था, मेनली 2/3 यानी 70 to 80% water will be reabsorbed. Okay, so these were the reabsorption and what secreted। ये जो पॉइंट है यूरिन फॉर्मेशन में नहीं आया था। क्या सिक्रीट होगा, वो यूरिन फॉर्मेशन में नहीं आया था, वो ट्यूब्यूल के फंक्शन में आया था। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं तो उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि किसका सिक्रीशन होगा। तो याद करो ये HCO3- की वजह से एमोनिया का सिक्रीशन हुआ। किसका हुआ, एमोनिया का, याद रखो। अब यहां से Na+ गया, राइट, तो सामने H+ K+ लाना पड़ेगा, तो आयोनिक बैलेंस होगा, राइट, पीएच बैलेंस होगा। इसलिए H+ K+ एंड एमोनिया का क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन होता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। परफेक्ट। अब याद करो कि ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन जो सिंपल कुछ सब्सटेंस होते हैं, राइट, उसमें सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं ये सबका कैसा हुआ, एक्टिव डिफ्यूजन। बट सम नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया वो यहाँ से आराम से पैसिवली डिफ्यूज होंगे। इवन मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यहाँ से समटाइम यूरिया जो निकल रहा है, राइट, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यहाँ से कई बार क्या होता है, तो यहाँ ब्लड कैपिलरी में भी आ सकता है। ओके, तो इसलिए यूरिया जैसे नाइट्रोजन वेस्ट का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है। बट कहाँ पे, कैसा कैसा रीअब्सॉर्प्शन होगा, तो पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। 2 दिन पहले भी मैंने बोला था। सो जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है उसमें से ग्लूकोज, Na+, एमिनो एसिड, उसका एक्टिव डिफ्यूजन हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्टिव डिफ्यूजन हुआ। बट यहाँ पे ये यूरिया का क्या हुआ, पैसिव डिफ्यूजन। यूरिया जैसे और कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ओके, वो कैसा होगा, एब्सॉर्ब होगा, बट कैसा, या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। समझ गए, चलो। अब इसके बाद डीसीटी वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं जस्ट आपको बोल देता हूं, पेज नंबर 294, 294 पेज पे देखो। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, थर्ड पैराग्राफ पूरा हो गया, सेकंड अभी बाकी है, बट फर्स्ट हो गया, थर्ड पूरा, फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में यहाँ पे क्या दिया है, बुक में ये अभी दिया है
ये 290 पेज 294 पेज पे यूरिन फॉर्मेशन में इतना दिया है कि भाई H प्लस एंड K प्लस का सिक्रेशन होगा यहाँ और एमोनिया का होगा, राइट। ये 3 पार्ट का यहाँ पे क्या हुआ, सिक्रेशन हुआ, बस इतना ही दे दिया है। और क्यों, तो बस बैलेंस के लिए, मेंटेन ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस, बस इतना है। बट फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में डीसीडी के बारे में आएगा तब हम बोलेंगे द पार्ट which are not GFR or filtered in Bowman capsule, those substance will be secreted in DCT like a penicillin, then uric acid, right? ये सब कहाँ सिक्रेट होंगे, यस यहाँ पे। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 5, 1 2 3 4 5। ये 3 पार्ट कहाँ पे दिए थे, यूरिन फॉर्मेशन वाली शॉर्ट नोट। आपको होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा जरूरी है, तो हाँ जरूरी है, जो बुक में लिखा है हमने समझा टोटल मिला के, बराबर, टोटल मिला के हमने समझा है। बट आपको एक खास याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेपरेटेड पॉइंट दिए तो उसको सेपरेटेड ही करने पड़ेंगे, क्लियर। तो ये यूरिन फॉर्मेशन में दिया है और ये फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में दिया है। ये बात हुई सिक्रेशन की। अब बात करेंगे एब्सॉर्प्शन की। तो एब्सॉर्प्शन किसका होगा, याद करो एब्सॉर्प्शन किसका होगा। अब थोड़ा ब्लू कलर में लिखते हैं जिसका एब्सॉर्प्शन हुआ है वो। पहले तो एब्सॉर्प्शन वाला कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि Na प्लस, क्यों Na प्लस, तो H प्लस K प्लस यहाँ गए तो Na प्लस होगा होगा, देन HCO3 माइनस, HCO3 माइनस एंड वाटर, ये 3 पार्ट्स का एब्सॉर्प्शन होगा। H प्लस, सॉरी Na प्लस, देन HCO3 माइनस एंड किसका, वाटर का, ओके। बाकी का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, बस डीसीटी फिनिश। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 294 पेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 पैराग्राफ है, उसमें से सेकंड बाकी रहा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वो लिंक वाला था, इसलिए मैंने पहले बोल दिया है यूरिन फॉर्मेशन में। अब लास्ट पैराग्राफ में बोलने वाला हूँ, सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो गया है, बट उसके पहले ये एक बार फटाफट रिपीट कर लो, 10 सेकंड है आपके पास, फास्ट 10 सेकंड है आपके पास। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे रखने वाला हूँ, तो अभी आपके पास टाइम ज्यादा लेना है अगर, तो वीडियो यूट्यूब पर पॉज कर दो, बराबर। उसके बाद आपका होमवर्क यानी ये लिखना है, याद करना है, हो जाए उसके बाद प्ले करो, फटाफट 10 सेकंड में दे रहा हूं। चलो 10 सेकंड पूरी। अब याद करो, ये चैप्टर का पहला टॉपिक मैंने क्या लिया था, ये जो चैप्टर उसका पहला टॉपिक क्या लिया था, रेनिन एंजियोटेंसिन, याद है कुछ, रेनिन में से एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन में से एंजियोटेंसिन बना था, याद है कुछ, क्लियर। तो यहाँ पे जो रेनिन है उसका फंक्शन क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन उसका फंक्शन क्या है, वो सब नहीं देखना है, वो सब नहीं देखना है। बट सेकंड पैराग्राफ में ये हार्मोन का नाम आता है रेनिन। रेनिन जैसे मैंने बोला रेनिन, आपके दिमाग में तुरंत ही आ गया, क्या पता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, राइट। क्या आ गया, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, इज इट क्लियर। सो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहाँ पे है, तो पहले मैंने बोला था जो जेजी सेल यहाँ तो होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेट्स, बट इवन इवन जो डीसीटी है, ये डीसीटी है, उसके भी कुछ सेल होते हैं जो ये क्या किसमें डिफरेंशिएट होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, किसमें डिफरेंशिएट होंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, समझ गए। तो यहाँ पे ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है जो 3 डॉट मैंने ड्रॉ किया है, रेड डॉट किया है, तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है। और ऐसे सेल हो गए और कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एफरंट एफरंट एर्ट्रियोल है, वहां पे ऐसे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं। क्या करते हैं ये जक्स्टाग्लोमेरुलर, तो जैसे
जीएफआर में कोई चेंज हुआ यानी क्या, जीएफआर में चेंज हुआ यानी क्या, यहां से जीएफआर में चेंज हुआ यानी जीएफआर अगर कम हो जाएगा उसका मीनिंग यूरिया बॉडी में से नहीं निकलेगा या कम निकलेगा, ये एक डिसीज है, यूरेमिया करेगा। बट जैसे जीएफआर फॉल हुआ ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ये जेजी सेल which are present very nearest to DCT and to the afferent arteriole, they will secrete some hormone like a renin, and this renin will control the GFR। बस कैसे कंट्रोल करेगा ये तो आपको पता है, हमने 10 दिन पहले भी देख लिया था। वो याद ना हो तो ये शॉर्ट नोट मत देखना, पहले ही बोल रहा था देव मैं, समझ गए। तो ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन विल कंट्रोल जीएफआर, यानी रेनिन विल अगेन बैलेंस टू जीएफआर। कैसे करेगा तो वो तो याद है, एक बार बोल दो। रेनिन एंजियोटेंसिन में से एंजियोटेंसिन को एक्टिव करेगा, उसके बाद एंजियोटेंसिन 1, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2। वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है जिससे कंस्ट्रिक्शन हुआ, राइट, और जीएफआर इंक्रीज हुआ। अब जीएफआर इंक्रीज हुआ, यूरिया निकला, वेरी गुड, बट साथ साथ पानी भी निकल रहा था। ये कम से कम हो इसलिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड थी, याद है कुछ? याद आना चाहिए। ओके, एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें से आउटर मोस्ट लेयर, देखो अभी ऐसे रिकॉर्डेड स्टडी करना है, रिकॉर्डेड ही स्टडी करना है, ये जितने भी दिन है 3-4 दिन, उसके बाद फिर से लाइव हो जाएंगे। बट क्या करें, पेरेंट्स समझते नहीं है, कई स्टूडेंट पेरेंट को बोलते नहीं है कि सबमिट करो फी, तो कैसे चलेगा ब्रदर, आपकी फर्ज है यार, प्लीज। ओके, तो देखते हैं। तो वो एल्डोस्टेरोन निकालेगा, कौन, एड्रिनल ग्लैंड, और एल्डोस्टेरोन निकालेगा, सो डीसीटी में से वाटर एब्सॉर्प्शन हो गया, जो पानी निकल रहा था वो अब नहीं निकलेगा, सो सॉल्यूशन हो गया। बट याद आना चाहिए क्या हुआ था, एक स्टेप, वैसो कंस्ट्रिक्टर को वैसो डायलेशन करना है, नॉर्मल करना है, उसके लिए एएनएफ निकल रहा था एट्रियम की वॉल में से, वॉल ऑफ एट्रियम विल सिक्रेट एएनएफ, एट्रियम नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, और उसके बाद ये जीएफआर कंट्रोल में आएगा। यहां तो क्या बोला है, सिंपल, क्या बोला है, सिंपल बोलो, क्या बोला है कि जैसे जीएफआर कम होगा रेनिन निकालेगा, कौन सा सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेट्स, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, डीसीटी के कुछ सेल डिफरेंशिएट होते हैं जेजी सेल में, और एफरंट जो है उसके सेल कन्वर्ट होते हैं जेजी सेल में। फिनिश, यहाँ पे अब आपको बुक में से मैंने लाइन बाय लाइन रीड कर दिया है, कोई लाइन बाकी नहीं बची है, तो ये आपको परफेक्ट करना है, क्योंकि टेस्ट में मैं पूछूंगा, पक्की बात है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। आपको न लगा हो हार्डेस्ट तो वेरी गुड, और भी बाकी है, सुनो। तो यूरिन फॉर्मेशन शॉर्ट नोट मुझे 5 मार्क में लिख के चाहिए होमवर्क में, प्लीज प्लीज। ये बोलता हूं मैं, आप सुनते रहते हो और 30% फॉलो करते हो, 70 बस। पेरेंट्स कॉलिंग करूंगा, घर पे आऊंगा, प्लीज। रोना भी याद नहीं आएगा अगर घर आ गया ना तो, रियली नॉट कमेंटिंग, ऐसा मत समझो कि भाई रौनक सर बस प्यार से समझाएंगे, नहीं, ये तो ऑनलाइन है इसलिए। ओके चलो, नाउ फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल वो कंप्लीट हो गया, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में पीसीटी कंप्लीट हो गया, डीसीटी कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी नहीं है, जस्ट हेनलेस लूप में 2 लाइन बाकी बची। हेनलेस डिसेंडिंग में क्या हुआ था, याद करो, हेनलेस डिसेंडिंग में क्या हुआ था, वाटर मूवमेंट हुई थी, वाटर बाहर निकल रहा था, याद आया, और वाटर के लिए परमिएबल है। ओके, सो वाटर निकलेगा यहां से, याद रखो, चलो बस। तो धीरे 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 ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपर, राइट, हाइपरटोनिक हो गया, जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक हो गया। उसके बाद यहां पे से सॉल्ट निकलेंगे, और एसेंडिंग में से सॉल्ट निकलेंगे, यहां से NaCl निकला, ओके, उसके बाद Na प्लस, राइट, यू कैन सी फ्रॉम ब्रॉड रीजन Cl माइनस, okay, so this electrolyte are permeable for endless ascending loop, so salts will remove, so it will become hypotonic, hypotonic, यहाँ पे हाइपरटोनिक बना, और ये हाइपोटोनिक, क्यों हाइपोटोनिक,
वो आपको पता होना चाहिए। हाइपोटोनिक क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, समझ गए? सो इट इज हाइपोटोनिक। नाउ दिस इज अबाउट दी हेनलेस लूप। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में इतना कंप्लीट हो गया, ये 4 मार्क। 5 1 मार्क का बाकी बचा। 1 मार्क में क्या बाकी रहा है? तो कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या है? तो कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन हम देखेंगे। कलेक्टिंग डक्ट कि जो यूरिया का सिक्रीशन करेगी, यूरिया का सिक्रीशन करेगी। क्यों? क्यों? तो ये यूरिया जो है वो वापस से कहां पे आ जाता है? तो या नेफ्रॉन में आ जाता है, और फिर से थोड़ा परसेंटेज आपको पता है पर डे 25 टू 30 ग्राम पर डे यूरिया निकल देगा, बॉडी से निकल देगा। बट कुछ अमाउंट 1%, राइट, टोटल यूरिया में से थोड़ा हाफ या 1% यूरिया कहाँ आएगा? मेड्यूलरी लिक्विड में आएगा, इंटरस्टिशियल लिक्विड में आएगा, और वहां से वो नेफ्रॉन में आएगा। इसलिए यहां बोला है कि यूरिया का सिक्रीशन होगा। इवन इवन H+, राइट, उसके उसके पहले ये पॉइंट बोल देता हूं कि यूरिया का सिक्रीशन हुआ, क्या बेनिफिट मिला? तो बेनिफिट मिला, कौन सा बेनिफिट मिला? कौन सा बेनिफिट मिला? तो बेनिफिट ये मिला कि यूरिया की वजह से कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, नॉट ओनली बाय यूरिया बट बाय दिस NaCl, राइट? सो मेन NaCl and urea, NaCl and urea are the responsible main, right, which is causing the gradient, concentration gradient। कौन करेगा? NaCl। ओके, कोई इमरजेंसी कॉल होगा तो ही मैं रिसीव करूंगा, बट बाकी नहीं करूंगा। ओके चलो, ये तो यहाँ पे हम कहाँ थे? हाँ, ये यूरिया और NaCl की वजह से ग्रेडियंट मिला, और ये ग्रेडियंट की वजह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ये वाटर का एब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। यहाँ एब्सॉर्प्शन हो या यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, बस वाटर एब्सॉर्प्शन होगा। इवन ये ग्रेडियंट के लिए H+ एंड K+ का भी सिक्रीशन यहाँ होता है, याद रखो। किसका? H+ एंड K+ का सिक्रीशन भी कलेक्टिंग डक्ट करती है। सो कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया? यूरिया का सिक्रीशन किया, राइट, और H+ एंड K+ का सिक्रीशन किया, H+, K+ का और यूरिया का। फिनिश। सो दिस इज कंप्लीटिंग द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। अब जो आज का हमारा पॉइंट आपको होगा, तो ये सब क्या था? ये सब भी पॉइंट था, बट ये बिना समझाए मैं आज का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मैं नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने ये समझाया। अब ये कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा, तो स्टार्ट करता हूं मैं। सुनो कि जो हमारी बॉडी है मैमल्स, उसमें यहाँ पे जो यूरिन होता है, इसकी कंपेयर में जो यूरिन लास्ट में निकलता है वो 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ये एक पक्की बात है कि आपकी बुक में लिखा है नहीं लिखा है पता नहीं, बट प्रदीप बुक का, राइट, वो मेन सेंटेंस है कि यहाँ पे यूरिया जो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, लास्ट में जो बाउमेन में है उसकी कंपेयर में 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यहां से जो ये रीजन है, ये रीजन क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स, और ये मेड्यूलरी रीजन। ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूलरी है। पहले तो आपको ये सुनना है, या जो फिल्ट्रेट है कॉर्टेक्स से मेड्यूलरी तक जाएगा,
और मेड्यूलरी से कॉर्टेक्स तक जाएगा। तो इसको काउंटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैं यहाँ लिख रहा हूं, काउंटर करंट, काउंटर करंट बोलते हैं। व्हाट इज काउंटर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड अ काउंटर करंट? बिकॉज दिस बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हेनलेस डिसेंडिंग लूप में से फिल्टर कहा गया, नीचे गया, और असेंडिंग में से ऊपर आया। सो बोथ आर, both movement is in opposite direction, so it is called a counter currents. Okay, now the blood flow, focus please, focus, blood flow भी कहां से कहां आएगा देख सकते हो। ब्लड फ्लो भी यहाँ कॉर्टेक्स में से मेड्यूला में आया। ओके, वासा रेक्टम में भी ये मेड्यूला में से यहाँ कॉर्टेक्स की ओर जाएगा, राइट, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। सो वासा रेक्टम में भी क्या होगा? काउंटर करंट होगा। सो काउंटर करंट यू विल फाउंड इन वासा रेक्टम and also in nephron. समझ गए? So these are called a counter current. अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि काउंटर करंट में प्रोसीजर कौन सी होती है, प्रोसीजर कौन सी होती है और वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। तो सुनो, मैंने अभी बोला था यहाँ पे हेनलेस डिसेंडिंग लूप में कि पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 300 था, बट वाटर रिमूव हुआ, वाटर रिमूव हुआ, सो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 400 हो गया, यहाँ लिख रहा हूं 400 हो गया, उसके बाद यहाँ 500 हो गया, उसके बाद 600, देन 800 हो गया, देन 1000 हो गया कॉन्सेंट्रेशन, देन 1200 हो गया। यानी हैंडलेस डिसेंडिंग लूप के एंड में ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1200, और ये कॉन्सेंट्रेशन 1200 हो गया तो इसको बोलेंगे 1200 MOS MOI पर लीटर, पर लीटर। ये क्या है? तो मिली तो याद रखना है ये मिली ऑस्मोलारिटी पर लीटर। सो MOS MOI पर लीटर। सो ऑस्मोसिस जो है वो 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ। तो ऑस्मो, ऑस्मो क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलारिटी, राइट, पर लीटर, प्रति लीटर। अदरवाइज इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बिकॉज ऑस्मोसिस की बात करें तो उसके साथ साथ आपको ऑस्मोसिस के साथ साथ ये भी समझना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी हो रहा है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे फोकस ये करना है कि कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, 400, 500, 800, 1200 हो, आगे क्या होगा? आगे उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? 1200 की जगह यहाँ से NaCl बाहर निकल गया तो कितना होगा? 1000 हो जाएगा, देन 800 हो जाएगा, देन 500 हो जाएगा, देन 400, देन 300। ओके, सो व्हेन द हैंडलेस डिसेंडिंग लूप में आप जाओगे तब वो हाइपरटोनिक बनेगा, और जैसे जैसे कॉर्टेक्स की ओर जाओगे, कॉर्टेक्स की ओर जाओगे, वैसे ये पहले जैसे हो जाएगा, यानी हाइपोटोनिक हो जाएगा। या पहले हाइपर हुआ, उसके बाद हाइपोटोनिक हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में कितना हो जाएगा? 300, राइट, एंड मेड्यूला में कितना होगा? 1200। कॉर्टेक्स में 300 एंड मेड्यूला में 1200, याद रखना है। ओके, एंड दिस ग्रेडियंट इज मेनली मेंटेन बाय NaCl एंड यूरिया। ये ग्रेडियंट क्यों बना? क्यों बना? NaCl एंड यूरिया की वजह से। ओके, 4 लाइन हमने देखी है, कुछ नहीं देखा। शॉर्ट नोट का हेडिंग कहता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। हेडिंग जोरदार है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क में पूछते हैं। बट 4 लाइन देखिए हमने, क्या है? कुछ नहीं है, बिंदास रहो, क्या बोलो। चलो, हैंडलेस डिसेंडिंग लूप में ये क्या गया? कॉन्सेंट्रेशन कॉर्टेक्स टू मेडुला में गया, काउंटर करंट बोलते हैं। यहाँ उल्टा गया, राइट, इसकी वजह से काउंटर करंट। वासा रेक्टम में भी कॉर्टेक्स से मेडुला, असेंडिंग में मेडुला से कॉर्टेक्स, तो ये भी काउंटर करंट बोलते हैं।
थर्ड पॉइंट 300 से 1200 आएगा। 300 कॉर्टेक्स में है और 1200 मेडुला में है। नाउ 1200 मेडुला में और 300 कॉर्टेक्स में है जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, दिस ऑल ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ NaCl एंड यूरिया। ये किसकी वजह से है? NaCl एंड यूरिया की वजह से है। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? चलो इतना बोल दो, 5 सेकंड है आपके पास। पांच सेकंड फटाफट। चलो 5 सेकंड पूरी, फिनिश। ओके चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके चलो अब पहले तो फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वाले जो ये शॉर्ट नोट है उसमें वो 4 मार्क या 5 मार्क में पूछ सकते हैं। 4 लाइन कौन सी देखी है? कॉर्टेक्स टू मेडुला, मेडुला टू कॉर्टेक्स, हेनलेस लूप में हुआ, सो काउंटर करंट। और वासा रेक्टम में भी ये हुआ, कॉर्टेक्स टू मेडुला और मेडुला टू कॉर्टेक्स, राइट? काउंटर करंट 300 1200 300 300 1200 300 1200। 10-12 तो कॉल आ गई आपके लेक्चर में ही, ऐसा ही होता है बराबर। और आपको पता ना हो तो मैं बोल देता हूँ, अभी 8 आवर्स का कंटिन्यूस लेक्चर रहते हैं 8 आवर्स के। और अभी कंटिन्यूस 12 o'clock से, किसी को भी कुछ काम हो तो 12 o'clock से 3 o'clock तक दृष्टि मैडम के ऑफिस में रहता हूँ। वहां पे राइट, मेहुल सर, प्रीतेश सर और हम कॉलिंग का काम करते हैं। विपुल सर को भी बुलाता हूँ। तो ऐसा रहता है, बिजी शेड्यूल इतना है और उसमें बीच बीच में कॉल आते हैं, क्या करे समझ में नहीं आता, बराबर। हाँ बट आपको आपके लिए स्टडी करना है, हम आपके लिए करवाते हैं तो आपको अपने लिए स्टडी करना है। चलो अब 5वां पॉइंट मेन था, कौन सा? 4th या 5th, कि दिस ग्रेडियंट इज द कॉज ऑफ NaCl एंड यूरिया। ओके अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट, पूरा चैप्टर का मेरा फेवरेट, पूरा चैप्टर का मेरा फेवरेट पॉइंट। 2 पॉइंट है, सुनो बस, पैकअप, शॉर्ट नोट, फिनिश। यहां से जस्ट यही नेफ्रॉन में ही होगा? नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे तो होगा ही और यहाँ पे भी होगा। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। पहले हेनलिस एसेंडिंग लूप में से, हेनलिस एसेंडिंग लूप में से जो नैरो रीजन है वहां से NaCl निकल रहा है। वहां से क्या निकलेगा? NaCl, राइट? और यहां से Na प्लस और Cl माइनस निकलेगा। बट मेन कौन है? NaCl है। यानी हेनलिस डिसेंडिंग, सॉरी हेनलिस एसेंडिंग लूप है, उसमें से NaCl निकल रहा है। और आपको होगा ये क्यों? अब क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा तो याद रखना है आपको, ये NaCl की वजह से इवन ये कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिया निकाल रहा है, H प्लस K प्लस निकल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया है, हाइपर। और उसकी वजह से ये वासा रेक्टम में से पानी बाहर आएगा, राइट? और ये वासा रेक्टम में से पानी बाहर निकल देगा और उसके बाद NaCl जो है वो अंदर मूव करेगा। NaCl कहाँ जाएगा? वासा रेक्टम के डिसेंडिंग पार्ट में जाएगा। और ये NaCl अब आगे जाके डिसेंडिंग में से एसेंडिंग में गया और एसेंडिंग पार्ट में से NaCl बाहर निकल जाएगा। यानी NaCl कहां से एंटर हुआ और कहां निकला? तो पहले तो हेनलिस एसेंडिंग, हेनलिस
आप देख सकते हो हैंडलेस असेंडिंग पार्ट में से बाहर निकला NaCl, राइट, जो आप देख सकते हो। ओके, एंड डिसेंडिंग लूप में एंटर हुआ, ये आप समझ सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि कई बार क्या होता है, तो ये जो यूरिया है, ये यूरिया अभी निकला था, ये यूरिया वो सीधे सीधा हैंडलेस असेंडिंग लूप में एंटर भी हो सकता है। ये यूरिया जो यहां से निकला था ना, वो असेंडिंग लूप में सीधे सीधा एंटर हो सकता है और वापस से रिटर्न आ जाएगा। बट थोड़ा परसेंटेज ऐसे यूरिया, कल भी मैंने बोला था यूरिया का सिक्रीशन होगा, ऐसा क्यों बोला है, तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में से निकल के यूरिया कहाँ आ गया, हैंडलेस असेंडिंग लूप में आ गया, बिकॉज दिस इज ट्रांसपोर्टेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट्स। तो यहाँ पे यूरिया ये सॉल्यूट है, तो आगे एंटर हो सकता है। सो ये 2 पॉइंट मेरे फेवरेट थे, फिर से मैं बोल देता हूँ, सुनो सुनो प्लीज, सुनो, काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज, ये 3 लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, right? Please listen. Now, NaCl is transported by इसके ऊपर से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि यहां से पानी बाहर निकलेगा, राइट, और NaCl अंदर आएगा, पानी बाहर निकलेगा और NaCl अंदर आएगा, यानी वासा रेक्टम इज ट्रांसपोर्टेबल फॉर बोथ electrolyte, electrolyte plus water. Vasa rectum is transporting to for both electrolyte plus water, right? Even यहाँ पे भी ऐसा होगा, क्या होगा, जैसे यहां से NaCl आया, जैसे ऊपर आया, सुनो, जैसे ऊपर आया यहाँ, तो यहाँ पे कैसा हाइपरटोनिक हो गया, यहाँ लिख रहा हूं हाइपरटोनिक हो गया, और उसकी वजह से वाटर यहां से एंटर होगा, क्या एंटर होगा, वाटर एंटर होगा, और उसके बाद यहां से NaCl बाहर निकल निकल जाएगा। NaCl कहाँ निकला, बाहर निकला, समझे, यानी डिसेंडिंग में से और असेंडिंग में से, दोनों में से वाटर एंड NaCl, वाटर एंड NaCl दोनों की एंट्री और एग्जिट दोनों पॉसिबल है, और इसी वजह से ये दोनों के लिए परमिएबल है। ओके, सो फिर से बोल रहा हूं, NaCl is transported by ascending limb of endless loop, which is exchange with the descending limb of vasa rectum। ये ascending थी, राइट, यहां से निकला, और ये descending है, यहाँ एंटर हुआ, सो बोल सकते हैं हम एक्सचेंज हुआ। NaCl is returned to interstitium by ascending portion of ये 4-5 बार कॉल कट करता हूं, तो भी ये समझ नहीं रहे यार। कैसे यार पेरेंट्स मिल जाते हैं, 6 बार कॉल करता है कोई यार, बुद्धू जैसा काम करते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो प्लीज मुझे आज होमवर्क सेंड करना है आपको, वरना कल का लेक्चर नहीं सेंड करूंगा, प्लीज माइंड इट, होमवर्क प्लीज भेजो मुझे। ओके, सो 3 पॉइंट हुए, असेंडिंग में से NaCl निकला, राइट, बिकॉज असेंडिंग पार्ट इज परमिएबल फॉर सॉल्ट, एंड डिसेंडिंग वासा रेक्टम था,
उसमें एक्सचेंज हुआ NaCl, और वो तो दोनों के लिए परमिएबल है, सो वाटर भी एग्जिट होगा, NaCl एंटर होगा। और यहां से जो वासा रेक्टम है उसका असेंडिंग पार्ट है, वहां से NaCl या इंटरस्टिशियल लिक्विड मेडुलरी लिक्विड में जाएगा, NaCl मेडुलरी लिक्विड में गया, बाहर निकल जाएगा, बराबर, याद रखो। सो which is exchanged with the descending limb of vasa rectum. Now NaCl is written, इसकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं NaCl is returned to interstitium, right, by ascending portion of vasa rectum. समझ गए, vasa rectum का ascending portion है, वहां से ये NaCl बाहर निकल गया interstitium liquid में से. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of vasa, अरे ascending limb of Henle's lobe. यानी सिमिलरली यहां से यूरिया आएगा और यहां से एंटर होगा, यानी 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट और याद रखो, ओके, which transported back into the interstitium by collecting duct. यानी ये यूरिया आया, फिर से कलेक्टिंग डक्ट में से ये इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियम मेडुलरी लिक्विड में फिर से ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर से आया, फिर से ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्लियर, ये साइकिल पूरा चला। अभी भी आपको क्वेरी हो, अगर आप पहले से ज्वाइन हो ये चैप्टर में से और क्वेरी हो, तो आपका दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, बट नॉट इम्पॉसिबल, ओके। चलो नाउ द अबव NaCl आया तो पानी आया, पानी बाहर निकला, NaCl अंदर गया, राइट, NaCl की वजह से पानी आया, पानी अंदर आया, NaCl बाहर गया, वैसे यहाँ NaCl की वजह से पानी आया, राइट, उसके बाद ऐसे काउंटर करंट यहाँ पे भी होती है, क्या हुआ, पानी का आना, सॉल्ट का जाना, पानी का आना, सॉल्ट का जाना, क्योंकि पानी आएगा तो यहाँ पे हाइपो हो जाएगा, और सॉल्ट गया, हाइपर हुआ, फिर से पानी आया, हाइपो हुआ, उसके बाद हाइपर हुआ, समझे, क्लियर, तो ये याद रखो। सो दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule. So concentration the filtrate, यानी यहाँ से concentration filtrate का मिल गया, और human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than initial filtrate. Initial filtrate की जगह यहाँ पे 4 टाइम यानी 4 गुना ज्यादा फिल्ट्रेशन हो गया। बोलो ये टॉपिक है ना बेस्ट, ओके, बस चैप्टर पैकअप हो गया, पूरा हो गया, बस इतना। आपको होमवर्क नहीं सेंड किया आज तो कल के लेक्चर में मैं 2-3 स्टूडेंट को ही राइट एक्टिव रखूंगा, बाकी इनएक्टिव कर दूंगा, पक्की बात है। पहले से मुझे चाहिए कौन सी 3 शॉर्ट नोट, यूरिन फॉर्मेशन, सुनो, यूरिन फॉर्मेशन, सेकंड फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, एंड थर्ड मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, या क्लियर, तो याद रखो। चलो हो गया।